मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी, भौतिक प्रवक्ता, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हटिया थोक गोंडा। मैं आपको आज इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान की प्रथम इकाई स्थिर विद्युतिकी के बारे में बताऊंगा, जिनमें 4 चैप्टर आता है। पहला है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव और चौथा है संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थ। इन 4 चैप्टरों से कुल 8 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिनमें से आपको आज मैं पहला पाठ कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको जानना है आवेश के बारे में। आवेश क्या है? आप लगभग सभी लोग जानते होंगे आवेश क्या है। किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना ही आवेश कहलाता है। आवेश को हम स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पदार्थ में आवेश की जो मात्रा होती है वह Q बराबर NE होता है, जहाँ N को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता है, -1.6 × 10⁻⁻⁻⁻19 कूलॉम आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। यदि n बराबर 1 तो आपको मिल जाएगा Q बराबर E। Q बराबर E को कहा जाता है मूल आवेश। किसी पदार्थ का न्यूनतम आवेश ही मूल आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का जो न्यूनतम आवेश होता है उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक वस्तु का अपना एक एरिया होता है। उसी प्रकार से आवेश का भी अपना एक क्षेत्र होता है, जिसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले थोड़ा आप और जान लीजिए आवेश के बारे में। आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। अब कोई वस्तु धन आवेशित कब होगी, कोई वस्तु ऋण आवेशित कब होगी, तो ये हमें देखना है कि वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो वह वस्तु धन आवेशित होगी। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है अर्थात उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो उस पदार्थ की प्रकृति होती है निगेटिव, ऋणात्मक होती है। तो इलेक्ट्रॉन मुख्यतः 2 प्रकार, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है। आवेश मूलतः उसी प्रकार से होता है जैसे किसी पदार्थ में द्रव्यमान होता है। आवेश मूलतः किसी पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब आइए आप जानिए वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो, वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है, जो एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब कि जिन राशियों में परिमाण व दिशा पाया जाता है उन्हें कहा जाता है सदिश राशि। तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश यदि लाया जाता है, यदि वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव
करता है तो वह एरिया, वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब आपको जानना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। दूसरा, पहला परिभाषा देखिए आप। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले आपको जानना होगा परीक्षण आवेश को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को Q0 या Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक काल्पनिक आवेश है, यह एक काल्पनिक आवेश है। इस आवेश का ना तो अपना कोई वैद्युत क्षेत्र होता है और ना ही यह आवेश किसी दूसरे आवेश पर अपना प्रभाव दिखा पाता है। तो ऐसा आवेश जिसका ना तो अपना कोई वैद्युत क्षेत्र हो और ना ही अपना प्रभाव किसी दूसरे आवेश पर दिखाता हो, ऐसे आवेश को कहा जाता है परीक्षण आवेश। ऐसे आवेश को कहा जाता है परीक्षण आवेश। तो इस लेसन में प्रत्येक टॉपिक में हम परीक्षण आवेश का ही उपयोग किया जाएगा। अब इस खंड के अनुसार, खंड का नाम है स्थिर विद्युत्की, अर्थात इस खंड के अंतर्गत या इस इकाई के अंतर्गत हम उन्हीं आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आवेश स्थिर अवस्था में है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका व्यंजक होता है वेक्टर एफ बटे Q0 या Q0, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये Q0 बराबर हम 1 कूलाम मान लें तो आपको मिल जाएगा वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ। का अर्थ ये हुआ कि वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का वैद्युत बल ही होता है जो एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में कार्य करता है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब इस व्यंजक से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक अभी आपको बताया गया है कूलाम। मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा जाता है, साथ ही साथ परिभाषा भी पूछी जाती है और लगे हाथ क्या पूछा जाता है, इसका विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू। एफ का विमीय सूत्र आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, एम एल टी की पावर -2। क्यू बराबर सभी लोग जानते हैं, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, तो हो जाएगा आई इंटू टी। अब ये दोनों आपके मूल राशि हैं, तो बल का हो गया एम एल टी की पावर -2 बटे, अब आई आपका मूल राशि है, मूल राशि का मात्रक एम्पियर प्रति कैपिटल ए लिया गया है, समय भी मूल राशि, इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखा जाता है तो हर में लिखी हुई राशियों को हम अंश में ले आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता का विमेय सूत्र। तो आपको याद क्या रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा याद रखना है, मात्रक याद रखना है और इसका विमेय सूत्र आपके एग्जाम में एक एक नंबर में पूछी जाएगी। यहाँ से दूसरा परिभाषा भी हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब अगला आपका टॉपिक है कि अभी आपको बताया गया कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण वैद्युत बल कार्य करता है। अब यदि दो आवेश स्थिर अवस्था में हैं, चाहे वो समान हो चाहे वह असमान हो, दोनों आवेशों को ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया है कि दो स्थिर आवेश लिया है Q1 और दूसरा आवेश लिया गया है Q2। दो आवेश Q1 और Q2 लिए गए हैं जिनके बीच की दूरी को R माना गया है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2 है, जिनके बीच की दूरी R माना गया है। x भी मान सकते हैं, y भी, कुछ भी आप दूरी मान सकते हैं। अब चूंकि दोनों आवेश समान हैं, अतः इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का जो नेचर होगा वह होगा प्रतिकर्षण का। अब इन आवेशों के मध्य कितना वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक इस फोर्स को ज्ञात किया वैज्ञानिक कूलाम ने। तो कूलाम के नियमानुसार दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात इस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि यदि आवेशों का मान ज़्यादा है तो लगने वाले फोर्स का मान भी ज़्यादा होगा। ये हो गया पहला कंडीशन कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा कंडीशन क्या बताया गया कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हीं दोनों प्रतिबंधों के अनुसार इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। अब ये दोनों बल इन्हीं बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, अतः दोनों प्रतिबंधों को हम एक साथ मिला सकते हैं। तो दोनों प्रतिबंधों को एक साथ मिलाने पर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसी को कहा जाता है कूलाम का नियम। तो इसी प्रतिबंध के अनुसार दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। अब यहाँ क्या आपका है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब दो राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं तो दूरी का मान बढ़ने पर फोर्स का मान कम होगा, दूरी का मान घटने पर लगने वाले फोर्स का मान ज़्यादा होगा। अब आप इस समानुपात चिन्ह को यहाँ से हटा सकते हैं एक कांस्टेंट के द्वारा। तो यहाँ पे नियतांक लिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, आप कुछ भी कह सकते हैं, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत बल का व्यंजक। इसे कूलाम्बीय बल भी कहा जाता है। यानी इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाले वैद्युत बल का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना वैद्युत बल ये दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, जहां एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। के को कहा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात या वायु के लिए यदि दोनों स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तो के का मान 1 होता है। के का मान 1 होता है। तो आपको याद रखना है निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 तथा धातुओं के लिए, यह आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 तथा धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो यदि दोनों स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं तब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यदि दोनों स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे गए हों तो उन आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का ये व्यंजक है। अब जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 का एक आंतरिक मान है, इसे आपको याद रखना है। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मान आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में आते हैं, 1 नंबर में पूछा जाएगा। ये मात्रक भी आपको याद रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि कूलम्बीय बल के आधार पर एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण लिखिए। इस साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से हमें एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र लिखना था। अब केवल आपको विमीय सूत्र ही नहीं लिख देना है, सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले निर्वात या वायु में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का व्यंजक लिखेंगे। तो क्या हो गया? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से हम एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बटे FR। ये मिला एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जिसमें से आप जानते हैं कि 1/4 पाई एक नियतांक है जो बीमाहीन है, इसे छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद आपको अगला पद मिलता है Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। अब Q1 का मान आपको पता है, Q2 का मान आपको पता है, F भी आपको पता है, R आपका दूरी है। तो Q1 का हो जाएगा IT, तो IT और IT तो हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर अपान FR स्क्वायर। अब सभी राशियों का विमीय सूत्र आपको पता है। I का A स्क्वायर, T जैसे इसको पढ़ते हैं A⁻² पढ़ते हैं, स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, A⁻² T⁻² बटे F M L T⁻² दूरी L⁻²। अब हर में लिखी हुई राशियों को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो आपका हो जाएगा M⁻⁻1
n की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। इतना लिखने पे आपको एक नंबर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको सीधे याद है तो आप सीधे इसे भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का ये सूत्र हम लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का आपको आंशिक मान भी याद रखना है, जिसका मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये मान सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका विनिमय सूत्र और इसका आंशिक मान आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है। लोग आपसे पूछते भी हैं कि इसका मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12।